नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की, एक ऐतिहासिक एफटीए की। मुक्त व्यापार समझौता बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाएं तो जब हमारे देश से कोई भी सामान दूसरे देश में भेजा जाता है तो वहाँ की सरकार उन सामानों पर, उन सर्विसेज पर कुछ टैक्स लगाती है, जिसको आप इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर देख सकते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में टैरिफ कहा जाता है। लेकिन मुक्त व्यापार समझौता में एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें उन सामानों पर, कुछ वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाती है। और अगर कोई ऐसा समझौता हो जिसमें शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाए तो उसको कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसको मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये क्यों ऐतिहासिक है समझेंगे, और भारत के लिहाज से ये क्यों ऐतिहासिक है वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस खास प्रोग्राम में। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता मिल गया और वहाँ के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वहाँ की संसद ने इसको मंजूरी दे दी है। बीते एक दशक में ये पहली बार है जब भारत ने किसी विकसित देश के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया है। इससे पहले जापान के साथ एफटीए हुआ था, जो विकसित राष्ट्र है। और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार है कि उसने किसी भी देश को 100% टैरिफ लाइन खोलने का फैसला पहली बार लिया गया है, और वो देश है भारत। क्या होगा भारत को फायदा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उसके बाद इस चर्चा पर हम आपको ले चलेंगे। वैश्विक कारोबार को लेकर भारत का नजरिया बदल चुका है। भारत अब द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों पर ज्यादा जोर दे रहा है। यूएई के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने ट्वीट कर बताया कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। भारत में भी इस समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेजा गया है। भारत ने समझौते को ऐतिहासिक करार दिया। लैंडमार्क moment for Australia and India, and I'd like to compliment and congratulate Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Mr. Anthony Albanese for achieving this very significant milestone today. दोनों देशों की ओर से साझा नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के बाद दोनों ही देशों के बीच नई शर्तों पर कारोबार शुरू हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बीच बाली में G20 की बैठक के दौरान इस पर वार्ता हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। 2 अप्रैल 2022 को दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी विकसित देश के साथ भारत का ये समझौता एक दशक बाद हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 100% पहुंच मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, कृषि उत्पादों के निर्यात में फायदा होगा। साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी निर्यात करने में सहूलियत मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया को कोयला, मिनरल अयस्क और वाइन आदि की एक्सपोर्ट में तरजीह देगा, जिससे भारत के उद्योगों को भी फायदा होगा। दोनों देशों के बीच साल 2022 में 31 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, जो 5 सालों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। And raw materials coming cheaper to India will actually make Indian industry more competitive and help us gain export interests or market share with other countries also. So it's a win-win for us on both sides. Imports coming cheaper on the raw material side or intermediate goods will help us become more competitive in other markets, will help Indian consumers get goods and services at competitive prices. समझौते से भारत में अगले कुछ सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को काम करने के लिए 4 साल तक का वीजा दिए जाने का भी प्रावधान है। इस कदम से 1 लाख छात्रों को मदद मिलेगी। साथ ही हर साल योगा और शेफ के काम के लिए 1800 वीजा जारी करने को भी मंजूरी दे दी गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट करके ये बताया कि संसद से ये समझौता पारित हो चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इस ट्वीट का जवाब दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको बहुत धन्यवाद। ये जो समझौता लागू होगा वो दोनों ही देशों के जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, जो कि IIFT के साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। आपसे हम समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है दोनों ही देशों के लिए और विन विन कैसे
साबित हुआ है। तो एक तरह से ऐतिहासिक समझौता बार बार इसलिए कह रहे हैं सर कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किसी देश को 100% टैरिफ लाइन खोलने के लिए राजी हुआ है। वो ऐसा अभी तक वहां के हिस्ट्री में नहीं हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, भारत को इतनी तरजीह क्यों दे रहा है ऑस्ट्रेलिया? देखिए, भारत ने आज से लगभग एक दशक पहले जितने भी व्यापारिक समझौते किए स्पेशली दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, उसके अंदर भारत को कोई फायदा नहीं हो पाया और ज्यादातर ये मुक्त व्यापार समझौते भारत के प्रतिकूल ही रहे और इसका काफी विरोध हुआ। ये प्रोबेबली पहली बार है जब इसके अंदर इतना हार्डवर्क किया गया है और बहुत मेहनत के बाद, मतलब लेट मी कॉम्प्लीमेंट टू द नेगोशिएटर्स, उन्होंने नेगोशिएशन का एजेंडा बनाया, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वाइड स्प्रेड किए गए और हमने ये समझौता इनके साथ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समझौता जब हमने किया था उनके साथ में, तो हमने पहले वहां पे वो है लिबरल पार्टी थी और उसके बाद में लेबर पार्टी जब पावर में आई मई के अंदर, जब नई सरकार आई तो भी इस समझौते को पे मोहर लग पाई। वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अभूतपूर्व स्टेप है जहां सरकार के बदलने से भी इस समझौते के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हिंदुस्तानी नेगोशिएटर्स ने कितना हार्डवर्क और ऑब्जेक्टिव काम किया, सो दैट आई थिंक दिस पूरा समझौता उनकी पार्लियामेंट में सेल थ्रू हो सका। और इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये समझौता एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी को बताता है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का भारत में जो निर्यात है वो 82% रॉ मटेरियल्स वो लोग बेचते हैं, जबकि हम उनके पास जो है वैल्यू एडेड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 72%। तो ऑस्ट्रेलिया का मेजर निर्यात भारत में जो है वो मेरे ख्याल से $11 बिलियन के अंदर से लगभग $8 बिलियन का तो कोल ही कोल है उनका। सो Now, coal is very important for that, और coal इंडिया की इकोनॉमी प्रोग्रेस के साथ भी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन कोल, क्योंकि बहुत जरूरी है खनिज पदार्थ हमारे यहाँ पैदा नहीं होता है। इंडिया इंपोर्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड कोल हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसके ऊपर अगर जैसे ड्यूटी फ्री अगर इंपोर्ट है तो ये क्या है कि भारत की प्रतिस्पर्धा, प्राइस प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ाएगा, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवर डिपेंडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन चाइना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए कि चाइना के ट्रेड के अंदर स्पेशली एक्सपोर्ट, चाइना का शेयर 33% था, जबकि इंपोर्ट का शेयर 27% था, जबकि भारत के अंदर एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट का शेयर 3.3% था, इंपोर्ट का 2.4% था, तो काफी टिल्टेड था। तो एक आप देखिए कि ये जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स, और आपने देखा कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थोड़ा डिस्कॉर्ड रहा आपस के अंदर बिकॉज ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जियो पॉलिटिकल रीजंस, तो उसको एक रणनीतिक रूप से चाइना को थोड़ा सा टू बैलेंस द ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का ये एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहा। सर पहले मैं चाइना पे सर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहता था, इस पे मेरा सवाल भी था, लेकिन उससे पहले आपने एक जो बात बताई कि हम ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल मंगाते हैं जो हमारे इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाएगा, दूसरी ओर हम अपना फिनिश्ड गुड वहां पे भेजते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटिव होंगे क्योंकि उन पर ड्यूटी कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी। पहले हम ये सुना करते थे सर कि हम भारत की ओर से रॉ मटेरियल भेजा जाता है, विदेश के लोग जो फिनिश्ड गुड हैं वो वापस आके हमें ही बेचते हैं और हमारा फायदा लेकर के जाते हैं। ये कहानी कुछ उल्टी होती हुई दिखाई दे रही सर। नहीं, वो ठीक है, और इसीलिए क्या है कि इसके अंदर जो प्रूडेंस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं भारत से जो हम भेजते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टिपिकल ऐसा मार्केट है जिसमें रॉ मटेरियल की बहुतायत है। कोल एक ऐसी चीज है जिसमें हम डिपेंडेंट है, से 50% डिपेंडेंस जो हमारा इंपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, तो ये कोल पे हमारी बड़ी भारी डिपेंडेंस है। अच्छा, वैसे क्या कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, ये हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, तो ये इस डिपेंडेंस क्या, अच्छा ये क्या कि इट मेक्स एन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक थ्योरेटिकली आपको क्या है कि कच्चा माल आयात करना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू एडिशन करके उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो थ्योरेटिकली आल्सो इट्स ए फाइनली क्राफ्टेड, डिजाइन and probably extremely significant trade deal that I think India has ever signed.
अब सर ये कहा जा रहा है कि जो आईटी सेक्टर है उसको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने जा रहा है। जो हमारे नैस्कॉम है उनका भी ये आकलन है कि जो आईटी सेक्टर है उसको जो तरजीह दी जाएगी वहाँ पर उस पर काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो कैसे बेनिफिट होगा, अगर आप समझा पाए। सर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? कोशिश करेंगे फिर से एक बार संपर्क स्थापित करने के। लेकिन आपको बताएं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है वो केवल ऑस्ट्रेलिया पर आकर के नहीं रुकता है। इससे पहले हम यूएई के साथ बड़ा समझौता कर चुके हैं और अब देखें तो जो गल्फ कोऑपरेशन है उसके साथ बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। भारत गुरुवार को, शायद कल से ही, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ मुक्त व्यापार समझौते की जो शुरुआत है वो करना शुरू कर देगा। सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिससे फायदा भारत में, जिनको फायदा मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात की जा रही है जहां पर 5% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था ऑस्ट्रेलिया में, सभी को फायदा होने की उम्मीद है और इसलिए कह रहे हैं बार बार भारत सरकार के अधिकारी की यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मदद मिलेगी। नहीं, देखिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना बहुत डेलिकेट होती है। तो इसके अंदर ये 4-5% भी जो ड्यूटी लगती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के 6000 से ज्यादा ब्रॉड कैटेगरीज के प्रोडक्ट को अब ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अंदर जैसे कपड़ा हो गया, परिधान हो गया, कृषि हो गया, मछली है, आभूषण है, जूते हैं, लेदर है तो और मेडिकल डिवाइसेस है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, इनको ड्यूटी फ्री उसके अंदर जो एक्सेस मिलेगा उससे इनकी कॉम्पिटिटिवनेस से निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। तो ये 5% और 3% ड्यूटी जो है ये स्मॉल सेक्टर और श्रम द लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इन्होंने और सबसे जो मतलब something which is very commendable for the Indian negotiators is हम इसके अंदर से कृषि और डेयरी क्षेत्र को दूर रख पाए, जिसके अंदर क्या है कि लगभग 50-55% भारत की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट का था। जो हम कोई भी व्यापार समझौता करने के पहले भारत इसलिए झिझकता है कि हम कृषि और डेयरी सेक्टर उसके अंदर मतलब हमारे यहाँ लॉबी भी है और विदाउट लॉबी भी हमको एक उनके रूरल एम्प्लॉयमेंट की बड़ी चिंता है। तो इसमें हम उसको रख पाए तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक और रणनीतिक ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका एक म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। सर इससे पहले अगर हम एफटीए की बात करें तो हमने यूएई के साथ एफटीए किया, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया, हम शायद यूके के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल शायद हम उस पर कोई किसी समझौते पर पहुंचें। यूरोपियन यूनियन के साथ शायद हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी डील होगी अगर ऐसा हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो बायलैटरल पे फोकस करना भारत ने शुरू किया है वो एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, अगर हमें विकसित राष्ट्र बनने की ओर कदम आगे बढ़ना है? नहीं, ठीक है, उसका तो क्या है कि दोहा राउंड जो 2000 में शुरू हुआ था अभी तक खत्म नहीं हुआ। और मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसमें कंक्लूजन होना मुश्किल है। और क्योंकि ये नहीं हो पाया तो नॉट ओनली अस, ऑल सारे देशों ने जो बाइलेटरल या प्लूरिलेटरल समझौते करना शुरू किया। और भारत के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे आप नाफ्ता के अंदर देखते हो नॉर्थ अमेरिकन, उसको चलो खत्म किया, बट यूरोपियन यूनियन 64-67% जो ट्रेड है वहां का विद इन यूरोपियन यूनियन। भारत किसी बड़े एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। साफ्टा हमारा था, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस है। तो इसलिए मुझे लगता है ना यूएई अब कल से हम ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट है तो वहां कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। तो मुझे लगता है कि भारत उन देशों को और उन प्रोडक्ट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहता है जहां से कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो, विन विन सिचुएशन हो और दोनों ही देशों का आर्थिक विकास हो, रणनीतिक सहयोग हो। और दूसरा क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशली रिस्क कवरेज मैकेनिज्म होता है, द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड द कंट्री डाइवर्सिफिकेशन। और वो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे समझौते के अंदर कि डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। तो चाइना की परेशानियों की वजह से एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और दूसरा आपको पता है कि चाइना तो खुद ही परेशानी में, जब भारत की ग्रोथ रेट 6-7% से बढ़ रही है, चाइना के अंदर 3-4% की प्रॉब्लम है। भारत के अंदर यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है,
जो कि अभी और 10-15 साल तक बढ़ती रहेगी। चाइना ऑलरेडी हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन पॉपुलेशन। इस बार उनकी जनसंख्या भी घट गई है और उनकी वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है। तो अब तो एस्टिमेट ऐसे भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी ना बन पाए। आज की जो स्थिति है आगे कहना मुश्किल है, और इसलिए भारत जो है बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है। और इस तरह के समझौते, जैसे आपने अभी यूएई की बात की, नो यूएई, स्पेशली यूएई 50 to 60% जो वहां की जो पॉपुलेशन है वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है। सो क्या है कि वहां बहुत बड़ा बाजार है। चक्कर ये है कि जो आपने अभी बताया कि 2%, 3%, 4%, वो ड्यूटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बना देती है आपको उस बाजार में। वो आपको कॉम्पिटिटिव बना देती है और हमारे लिए वो रेडीमेड बाजार है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है। सो ये मुक्त व्यापार समझौता थ्योरेटिकली इज कि देयर इज जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी गोज बियॉन्ड the import duty on the product. It goes beyond import duty का मतलब ये है कि ये सर्विसेज सेक्टर भी कवर करती है, जैसे अभी हमने कवर किया है। It goes beyond में है कि रेगुलेशन के अंदर हार्मोनाइजेशन ऑफ कस्टम्स एंड कोड्स, जो भी एक इस समझौते का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सब चीजें कवर करती है, तो इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। प्रोफेसर साहब, पीयूष गोयल साहब ने ये कहा कि जनवरी तक शायद हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी प्रेसिडेंशियल एसेंट यहाँ लेना है, वहाँ रॉयल एसेंट वहाँ पर लेना है, शायद जनवरी के, हो सकता है फरवरी, 1 महीने मिले उसके बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में। फिर वो कह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के लिए बातचीत शुरू कर देंगे। तो वो क्या होगी? अभी कहाँ पर चीज़ें फंसी हुई हैं जो कि अगले राउंड में या अगले समझौते में होंगी? क्या उसमें सर्विसेज शामिल होंगी? क्या उसमें पीपल टू पीपल जो मूवमेंट है उसको और ज़्यादा आसान करने की कोशिश की जाएगी? अगला दौर क्या होगा दोनों देशों के बीच? नहीं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज वो सेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट नहीं। मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट है। मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर स्पेशली ये ऑस्ट्रेलिया से हमारा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। सो अच्छा, सर्विसेज ही वो सेक्टर है जिसको हम निश्चित रूप से नेगोशिएट करेंगे कि सर्विसेज का अगर एक्सेस हमको मिलता है, और सर्विसेज के इस एक्सेस से, जैसा कि अभी बताया, बहुत सारे एस्टिमेट आ रहे हैं कि अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसमें इनकम जनरेशन होगा, और भारत के स्टार्टअप्स के लिए गिवन द टेक्नोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, हमको एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। अच्छा, सर्विसेज में जो आपने एक चीज बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर थोड़ा बहुत अभी भी प्रयास किया गया है। मोड 4, नो मोड 4 is the natural movement of the people from one country to other country, जिसके लिए भारत हमेशा कीन है। जैसे अभी बताया कि कुछ योगा टीचर हैं या कुछ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका मूवमेंट वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस स्टैंडर्ड्स, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्रीज, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। तो ये उसमें हमारा अगला पहल होगा, जिससे कि अगर हम सर्विसेज सेक्टर वहां एक्सपोर्ट कर सकें, उनका रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट होता रहे, क्योंकि वो भी अगर जीरो ड्यूटी से होगा तो उनकी भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेड बैलेंस। तो वो सर्विसेज सेक्टर ऐसा है जहां पे हम ट्रेड बैलेंस कर पाएंगे हैं। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी इज वेरी ऑब्वियस इन दिस एग्रीमेंट है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनाते हैं, हम फिनिश गुड्स देते हैं। इंडिया के पास स्टार्टअप्स है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। सो वो डेवलप्ड कंट्रीज है बाय वे ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक न केवल मील का पत्थर साबित होगा, बट ये बहुत ही रणनीतिक फैसला है जो दोनों देशों की ग्रोथ में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज वर्कर्स की है, विच इंडिया कैन कॉम्प्लीमेंट। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्कर की है, एट ऑल लेवल द स्किल्ड वर्कर्स की। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम स्किल ट्रेनिंग की है। इसके अंदर एक एजुकेशन को भी लिया है। एजुकेशन के अंदर जैसा कि आजकल जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में वी आर टॉकिंग ऑफ कि उसके अंदर क्या है कि एक ज्वाइंट डिग्री है, कोलैबोरेटिव डिग्री यूनिवर्सिटी। बट आई विल ऑल्सो लाइक कि ये वन वे नहीं हो, हमारे बच्चे वहां जाएं तो उनके भी बच्चे हमारे यहाँ जाएं। और एजुकेशन के अंदर समथिंग जिसको हमको बिल्कुल ध्यान देना है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्टीमेटली देयर इज टू बी ट्रेड सरप्लस। ट्रेड प्लस सरप्लस ऑफ फ्लो ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने बच्चे हमारे से बाहर जाते हैं,
से अभी हिंदुस्तान से 3-4 लाख बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 50,000 ही बच्चे आते हैं। तो वो ट्रेड बैलेंस उसके अंदर भी हमको करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको भी जो है ना वो अच्छे से नेगोशिएट करने की और इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता। सर, नेगोशिएशन से ज्यादा सर हमें अपनी कैपेसिटी और अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको शायद बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम दूसरों को स्किल करने का सोच रहे हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आप सभी का। आप देखें चर्चा में भारत ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी हमारे साथ बने हुए हैं IIFT से। राकेश मोहन जी, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, अंतिम कमेंट आपसे इस प्रोग्राम में लेना चाहेंगे। अब यहाँ से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो दिशा है भारत की, वो आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, पिछले लगभग 10 साल तक भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो डोरमेंट थे या उसमें कोई फायदा ना हो पाया। बट पिछले मुझे लगता है 1-1.5 साल से सरकार ने एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रयास किए हैं और रिसर्च बेस्ड, भारत के गहन रिसर्च बेस्ड रिजल्ट्स के आधार के ऊपर अब ये समझौते नेगोशिएट किए जा रहे हैं। और उसके अंदर हम जो है ना एनालिटिकल टेक्निक्स को करके गेन एंड लॉस ट्रेड ऑफ का हम इस्तेमाल करके और इसको कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर अब हम सर्विसेज सेक्टर को जो इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट इंडिया विच हैज गॉट ए हाई पोटेंशियल फॉर सर्विसेज सेक्टर, हम अपने इसको एक्सपोर्ट कर सकें। और ये भारत की ही ग्रोथ नहीं, दोनों, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और द कंट्री जिसके साथ हम समझौता करें उनको भी अपने देश में इसको मार्केट करना। सो ये समझौते बिल्कुल विन विन होने चाहिए, जिससे कॉम्प्लीमेंट्रिटी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, और वो इस समझौते में है। और आपने देखा कि अब हमने टाइम बेस्ड नेगोशिएशन किया, जैसे कि मॉरिशस के साथ पहले किया, उसके बाद UAE के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने डील किया। ये यूके वाले में थोड़ी सी देर लग रही है बिकॉज ऑफ ए चेंज इन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बट नॉट प्रॉब्लम ऑन आवर पार्ट। बट मुझे लगता है कि सूनर और लेटर इससे भी समझौता हो जाएगा। अमेरिका इज ऑल्सो वेरी कीन टू डू इट। अमेरिका वाले में और यूरोपियन यूनियन में हम अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग रखना चाहते हैं, उसके लिए उनका थोड़ा दबाव है। बट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के समझौते में जैसे हम इनको अलग रख पाए हैं, तो हम अपने पक्ष को बहुत स्ट्रांगली ये कह पाएंगे। और हमारा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ समझौते में जो हमारा सबसे बड़ा पक्ष है, वो मोड फॉर अंडर द गेट्स एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, जहां पे नेचुरल लोगों की मूवमेंट, अमेरिका के अंदर वीसा लिबरलाइजेशन फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन आपने जैसा कि यूके के अंदर देखा, अभी हमारे इंडियन वीसाज के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई और उसका जो है ना पूरा प्रभाव पड़ा। लेकिन ये
लिबरलाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन जो मोड 4 में है वो भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा सर्विसेज ट्रेड के बैलेंसेस में मदद करेगा और भारत की क्षमताओं का, भारत के टैलेंट की क्षमताओं का पूर्ण रियलाइजेशन के लिए हमारी मदद करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज ऑन ए वेरी स्ट्रांग फुटिंग। आपने बिल्कुल सही कहा, जिसमें हमारी ताकत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको दुनिया समझे, उसको दुनिया स्वीकार करे। और यही हमें अब जो एफटीएज हैं, चाहे वो अलग अलग फोरम पे हो, उसी पर हमें स्ट्रेस करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे है न्यूज नाइट। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।